और विषम प्राकृतिक तटबंध, बाढ़ के मैदान जैसी आकृतियों का निर्माण प्रौढ़ावस्था में करती है। और तीसरी अवस्था में वो डेल्टा आकृति का निर्माण करती है। क्यों? क्योंकि वृद्धावस्था वो अवस्था है जब नदी के जल का वेग बहुत कम हो जाता है और नदी सागर में विलीन होने वाली होती है। ठीक, अब अपने साथ ऊपर से बहाकर लाए गए अवशिष्ट पदार्थों को वो और आगे ले जाने में सक्षम नहीं होती और उनको एक जगह इकट्ठा करती है। और इकट्ठा करने के बाद क्या होता है कि जो मुख्य धारा है वो छोटी छोटी धाराओं में क्या हो जाती है, बट जाती है। ठीक, तो ऐसी आकृति क्या कहलाती है, डेल्टा, जिसके बीच में क्या होगा, इसके बीच में वो अवशिष्ट पदार्थ इकट्ठा हो जाते हैं जो ऊपर से बहाकर ला रही है। तो ये आकृति आपकी क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है। आपको समझ में आ गया होगा। उसने पूछा कि क्या आप कुछ नदियों को आकृतियां बता सकते हैं जिसका निर्माण नदी अपनी प्रौढ़ अवस्था में कर सकती है या करती है, तो आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं। एक रोचक तथ्य है, एक महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है, उसने कहा कि कश्मीर घाटी में झेलम नदी का विसर्पी बहाव, विसर्पी बहाव मतलब होता है सर्प। आप देख लीजिए, सर्प और वी का मतलब होता है मोड़। ठीक, विसर्पी का अगर आप संधि विच्छेद उसके शब्द को अर्थ जानेंगे तो वी मतलब मोड़ या घूम, और सर्प, ठीक, तो सर्प जब बी आकार या मोड़ के रूप में निकल जाए तो ऐसी आकृति आपकी विसर्पी मोड़ या विसर्प कहलाती है। विशेषली आपको सामान्य शब्दों में विसर्प का मतलब होता है मोड़। क्या होता है, मोड़। कि विसर्पी बहाव रोचक है, यह पूर्व समय में स्थित एक बड़ी झील के कारण है। ठीक, पहले कभी यहाँ एक बहुत बड़ी क्या होती थी, झील हुआ करती थी और उसी के कारण आज इसमें मोड़ पड़ गया है। किसमें, झेलम नदी, जिसका एक हिस्सा वर्तमान डल झील है और यह बड़ी झील झेलम के लिए एक स्थानीय निम्नतम आधार हो रही है। उसका कुछ हिस्सा आज भी एक झील के रूप में स्थित है, वो क्या है, डल। और आज से बहुत समय पहले इस झील का आकार क्या था, आज से बहुत बड़ा था और उसके बाद ठीक उसमें क्या हुआ है, कमी आई है कुछ, उसके मान में क्या आई है, उसे उसके जो क्षेत्रफल है उसके क्षेत्रफल में क्या है, कमी हुई है, जिसकी वजह से यहाँ इन भागों में कौन से, इस भाग में कश्मीर एवं उत्तर पश्चिम भाग में बहने वाली झेलम नदी युवा अवस्था में होने के बाद भी इस प्रकार की आकृति के रूप में प्रवाहित होती है। आगे हमने कहा कि प्रदेश के दक्षिणी भाग में अनुदैर्घ्य घाटियां पाई जाती हैं जिन्हें दूर कहा जाता है। ठीक, इसके दक्षिण में, ठीक, ऊपर वाले हिस्से के कुछ दक्षिण में दून घाटियां पाई जाती हैं, जैसे जम्मू दून, पठानकोट दून, ये उसका दक्षिणी भाग है। आगे बेटा हम लोग चर्चा करेंगे हिमाचल और उत्तराखंड, हिमालय। ये हिमालय का पहला भाग था जिसके विषय में मैंने आप लोगों को बताया। ठीक, इसमें अलवणीय और लवणीय दोनों प्रकार की झीलें पाई जाती हैं। लवणीय झीलों में पेंगोंग और सेमू रीरी और लवणीय झीलों में बुलर और डल झील। ठीक, इसमें कुछ नदियां भी प्रवाहित होती है, सिंधु, झेलम और चिनाब यहाँ की प्रमुख प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। कुछ पवित्र और आपके महत्वपूर्ण स्थान भी यहाँ पर पाए जाते हैं जो आजकल पर्यटक दर्शक या पर्यटकों के लिए बहुत ही आकर्षक केंद्रों के रूप में बने हुए हैं, जैसे वैष्णो देवी, अमरनाथ की गुफा और चरारे शरीफ। ठीक, श्रीनगर जो जम्मू कश्मीर की राजधानी है वो डल झील के किनारे स्थित है। ठीक, पहले यहाँ पर बहुत बड़ी झील हुआ करती थी, आज डल झील के रूप में झील यहाँ पे आपको दिखाई देती है। और नदी कौन सी नदी, झेलम नदी यहाँ पर विसर्प आकार में प्रवाहित होती है। और इसने कहा है कि नदी अपनी 3 अवस्थाओं में प्रवाहित होती है। तो होती है युवावस्था, दूसरी होती है प्रौढ़ावस्था और तीसरी होती है वृद्धावस्था। ठीक, ये जो आकृति है ये अक्सर नदियों में आपको दूसरी अवस्था में मिलेगी, लेकिन यहाँ ये अपवाद है। ठीक,
झेलम नदी के लिए ये अपवाद है, क्योंकि विषम जो आकृति है उसका निर्माण झेलम नदी अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही, जिसको हम युवावस्था कहते हैं, उसमें बना देती है। उसके अतिरिक्त आपने ये देखा कि इसके दक्षिण में क्या होती है, कुछ धूल घाटियां पाई जाती हैं, कुछ धूल घाटियां। दून घाटियां जैसे जम्मू दून और पठानकोट दून प्रमुख है। ठीक, अब इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे हिमाचल एवं उत्तराखंड हिमालय। अगला भाग हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय, यानी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड भारत के जो ये दो महत्वपूर्ण राज्य हैं, वहां जो हिमालय का क्षेत्र है वो आपका इस नाम से पहचाना जाता है। अब आप लोग इसको समझेंगे। मैं भारत का एक रेखा मानचित्र यहां बना रहा हूं, उससे आपको इसको समझने में आसानी हो जाएगी। बेटा हमने लोगों ने भारत का एक रेखा मानचित्र बनाया है, इससे हम उस भाग को यहाँ प्रदर्शित करके दिखाएंगे जो आप पढ़ रहे हैं। उससे आपको इसको समझने में क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। हम लोगों को अब जो पढ़ना है वो पढ़ना है ये दो राज्य हैं। कौन से? ठीक, एक उत्तराखंड और दूसरा हिमाचल प्रदेश। भारत के अगर आप मैप देखेंगे तो इस क्षेत्र में ये दोनों भाग या दोनों राज्य पाए जाते हैं और इसका सम्मिलित रूप कहलाता है हिमाचल एवं उत्तराखंड राज्य। ठीक, अब इस पर्वतीय भाग की जो सीमा है वो ठीक यहां से यहां तक निर्धारित की जाती है। ठीक, यानी हिमाचल प्रदेश के एरिया और उत्तराखंड के आसपास का एरिया, जो उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के बीच के आसपास का एरिया है, वो ये भाग कहलाता है हिमाचल एवं उत्तराखंड हिमालय के नाम से जाने जाता है। अब इसमें आपको समझ रहा होगा कि बेटा ये कौन सी नदी है और ये कौन सी नदी है। तो सतलुज नदी ठीक यहां से निकलती है उत्तराखंड आपके हिमाचल प्रदेश में से, और इसकी एक सहायक नदी है रावी। कौन सी है? रावी। ठीक, ये हिमाचल प्रदेश से ऐसे निकल के सतलुज नदी और कहाँ चली जाती है? पाकिस्तान में चली जाती है। इसकी एक सहायक नदी है रावी और ये है घाघरा। ठीक, अब आप आसानी से समझ गए कि ये कौन सा भाग है, ये उत्तरी भाग है और ये कौन सा भाग है। ठीक, मैप के आधार पर आप देखें तो ये दक्षिणी ऊपर